हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके या जीएस के एमसीक्यू जो कि फरवरी 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी को पता होगा कि फरवरी 2024 में है DSSB की तरफ से कुछ एग्ज़ाम जो थे होने थे, ठीक है। तो उनकी आंसर की जो है वो आ चुकी है, ओके। तो उन्हीं को हम देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है जीएस के जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 17 से 18 जो थे पेपर हुए थे, ठीक है, अलग अलग उसके लिए तो वो सभी पेपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पीजीटी भी है, इसमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी हुआ था और कुछ नॉन टीचिंग एग्जाम्स भी जो थे हुए थे, ठीक है। तो सभी की जीएस जो है हम कवर करने वाले हैं। यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है इस बार 2024 में डीएसएसबी की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, पूरी आपको देखनी है क्योंकि आपको तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं और आपको आगे कैसे जो है तैयारी करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना करंट अफेयर पढ़ना है, ओके। ये भी आपको यहीं से पता चलेगा कि किस मतलब कितना करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है, 6 महीने का, साल का, 2 साल का कितना आ रहा है, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, स्टैटिक जीके का एक टॉपिक यहाँ से जनगणना बन जाएगा। जनगणना जो है यहाँ पे हर शिफ्ट में जनगणना से क्वेश्चन जो है देखने को मिला है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है 2011 की उसके अनुसार। तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो वो लगभग कितनी है, 19.98 करोड़ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं की है। अगर इसका घनत्व पूछा जाए तो वह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ओके। तो ये सबसे पहले स्थान पर हो जाएगा, ओके। और अगर दूसरा राज्य अगर पूछा जाए, मान लो अगर उत्तर प्रदेश इसमें नहीं दिया होता और इसकी जगह पे होता महाराष्ट्र, तो तब कौन सा हो जाता सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, महाराष्ट्र, ठीक है। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है और दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखना है। और तीसरे नंबर पे कौन सा आता है आबादी में, तो वो आता है बिहार। तो तीनों राज्य आपको याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि ना उत्तर प्रदेश को वो ऑप्शन में नहीं देंगे, महाराष्ट्र को भी नहीं देंगे, तो बिहार जैसे दे दिया, ठीक है। तब वहाँ पे हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो सबको ये तो पता होता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है, बट मान लो अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में ना आए तब क्या करें। तो महाराष्ट्र और बिहार भी जो है आपको सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया, मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1799, ओके। 1799 में जो है ये श्रीरंगपट्टनम का जो है युद्ध हुआ था। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ जा सकता है कि अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है पहले, ठीक है। तो अंग्रेजों और मैसूर में जैसे टीपू सुल्तान आ गया, टीपू सुल्तान के फादर के साथ जो लड़ाई हुई वो हो गई। तो टोटल अगर हम बात करें तो अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो है 4 लड़ाइयाँ जो थी लड़ी गई थी। तो युद्धों की संख्या कितनी है, टोटल 4 है। जो सबसे पहला युद्ध हुआ था वो 1767 में हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था, 1 मिनट इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ओके। जो पहला युद्ध है ये 1767 में हुआ था और 1769 में ये खत्म हुआ था, ओके। क्वेश्चन आता है कि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किस संधि के तहत खत्म हुआ था। तो जब पहला आंग्ल युद्ध खत्म हुआ था तो उस वक्त संधि हुई थी मद्रास की संधि, ठीक है। टीपू सुल्तान के फादर का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो था हैदर अली। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ही जो है मद्रास की संधि हुई थी। ये श्रीरंगपट्टनम से जो क्वेश्चन है ना, टीपू सुल्तान और हैदर अली वाले क्वेश्चन, ये डीएसएसबी के पहले एग्जामों में भी पूछे गए हैं। 2022 में जो एग्जाम हुए थे वहां से भी ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो टॉपिक वही रहते हैं, बार बार वहीं से जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये याद रखना है। इसीलिए मैं साथ साथ डिटेल में बताती चल रही हूँ ताकि आगे अगर क्वेश्चन आए तो आपको आता हो, ओके। तो मद्रास की संधि के तहत पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो खत्म हुआ था, ठीक है। टोटल 4 हमने पढ़े हैं, ओके। उसके बाद द्वितीय की अगर हम बात करें तो जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो हुआ 1780 में। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा युद्ध हुआ था 1780 में और ये 84 में जो था खत्म हो गया था, ठीक है। और इसको खत्म करने के लिए कौन सी संधि की गई थी, मैंगलोर की संधि। इसकी चारों ही संधि से जो है क्वेश्चन आता है तो याद रखना है मैंगलोर की संधि हुई थी,
तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ 1790 में। तीसरा आंगल मैसूर जो युद्ध था ये 1790 में लड़ा गया और 1792 में जो है खत्म हो गया था। ठीक है, ओके। अब इसको खत्म करने के लिए कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो थी इस युद्ध को खत्म करने के लिए हुई थी। लेकिन यहां पे पूछा गया है मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो चौथा जो आंगल मैसूर युद्ध था ये श्रीरंगपट्टनम के लिए ही था। ठीक है, तो 1799 में मैसूर की राजधानी थी कौन सी? श्रीरंगपट्टनम, जिसकी रक्षा करते हुए जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और अंग्रेजों ने जो है 1799 तक जो है मतलब ये ऑब्वियस है इसकी डेथ जो थी हो गई थी। ठीक है, तो ये युद्ध जो था इसके साथ ही जो है खत्म हो गया था, ये चौथा आंगल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर 1799 रहेगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वर्ष हुई थी तो वो 1792 में हुई थी, लेकिन युद्ध की बात आ रही है तो वो 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान जो था मारा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसरो ने भारत में अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए ये आया जनवरी 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसरो ने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है ये अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप शुरू करने का जो है समझौता किया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग के प्रतिनिधि की पहल पर ICICI का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? ओके, किसका गठन पूछा है अब इसने? ICICI का गठन पूछा है कि कब जो था इसका गठन जो था कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में ICICI की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ओके, चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नर्मदा का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? अब ये देखिए एक स्टैटिक जीके टॉपिक यहाँ से आपको मिल जाएगा, नदियों का उद्गम स्थल या नदियों के बारे में पढ़ना है। हमारा जो स्टैटिक जीके में नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो हम नदियों का उद्गम स्थल ही पढ़ने वाले हैं, नदियों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा जो है यहाँ पे तंत्र है, जैसे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, तो वो ही सब चीज़ें पढ़ने, जहाँ पे हम उद्गम स्थल भी पढ़ेंगे, कौन सी सहायक नदियाँ हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे नदियों से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया है कि नर्मदा का उद्गम ये किस स्थान से होता है? तो नर्मदा का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम जो है होता है। ठीक, चलिए ओके, अब यहाँ से भी देखो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले कि जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो जो नर्मदा नदी है ना ये अरब सागर में मिलती है। किस में मिलती है? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। फिर एक क्वेश्चन आता है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां कौन सी हैं? जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में जो सबसे मेन नाम आता है वो आता है नर्मदा और तापी नदियों का। ठीक है, एक आता है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां कौन सी हैं, तो वो भी हो जाएंगी नर्मदा तापी। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आती हैं। पश्चिम में बहने वाली पूछा जाए तो नर्मदा तापी, अरब सागर में गिरने वाली नदी पूछा जाए तो नर्मदा ताप्ती, रिफ्ट वैली में भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी पूछा जाए तो भी नर्मदा ताप्ती। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखो एक और स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक है ना जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं आर्टिकल से। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरिक होगी? क्या है? संघ की जो आधिकारिक भाषा है वो तो हिंदी और लिपि देवनागरी। ये किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 343 में। ठीक है, तो हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके हमारी जो चल रही है इस टॉपिक को देखो, अगर आपको स्टैटिक जीके निकालनी है तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ना नहीं है, वो तो आपको पढ़ने ही है।
ठीक है। तो कुछ टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको 20 में से 10 नंबर तो किसी भी उसमें लेके ही आने पड़ेंगे, तो वो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कीजिए, 10 से 12 नंबर आप इजीली जो है यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है कि आप पूरा ही पढ़ने पे स्टैटिक जीके ले गए हैं हुए हैं, नहीं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कीजिए जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 343 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से ये संबंधित है। ठीक है, ठीक, तो ये भी देखो, ये भी किसका क्वेश्चन आ गया, अब आर्टिकल का क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो है यूपीएससी और एसपीएससी यानी कि जो स्टेट की का जो वो होता है आयोग, लोक सेवा आयोग, वो जो है दोनों बनाने के लिए इसमें है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतरे में पाया जाता है? अब ये आ गया एसिड वाला क्वेश्चन कि किस में कौन सा एसिड होता है। तो कौन सा एसिड है जो संतरे में पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, सिट्रिक एसिड जो है संतरे में पाया जाता है। ठीक है, हर एक उसमें जो है अलग अलग जो है पाया जाता है। जैसे एक मैलिक एसिड पूछा गया है एग्जाम में, मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड किस में होता है, ये सेब में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। ठीक, ओके, और भी कई पूछा जाता है, जैसे और क्या पूछा जाता है, एक होता है ना टार्टरिक एसिड, टार्टरिक, ये किस में मिलता है, तो ये अंगूर में पाया जाता है, ये इमली में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल है जैसे यहाँ पे ऑप्शन में, तो लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है, दही में पाया जाता है। ओके, ऑक्जेलिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, ये टमाटर में पाया जाता है। इसके बाद आपसे जो पूछा जाता है, एक फॉर्मिक एसिड और होता है, क्वेश्चन आता है मधुमक्खी की या चींटियों का जो डंक होता है, ठीक है, मधुमक्खी या चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये सारे मैंने जितने भी मिलते हैं वो सब जो है आपको बता दिए हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको। सिरका में पूछा जाए तो सिरका में देखो कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। संतरे में सिट्रिक है, लेकिन सिरका में कौन सा है, एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखो, नलवाड़ी मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पशु मेला है? नलवाड़ी मेला, देखो अब वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो हमारी फेस्टिवल्स की ही है। फेस्टिवल्स ही हम जो स्टैटिक जीके में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी मैंने आपको करवाया नलवाड़ी मेला कि एग्जाम में आ चुका है, और देखो वापस से आ गया। नलवाड़ी मेला एसएससी के एग्जाम में आया था, अभी तक बीएसएसबी में नहीं पूछा गया था, बट इस बार देखो पूछा गया इसमें अगेन। नलवाड़ी मेला कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो जो भी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है ना, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने एसएससी को भी इंक्लूड किया, एसएससी लेवल के जो क्वेश्चन है वो रखे हैं, तो वो आपको नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, तो नलवाड़ी मेला जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जो है ये मनाया जाता है। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो हिमाचल प्रदेश के और भी होते हैं, जैसे एक मिंजर मेला भी मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें वीडियो देखेंगे आप जब, इससे नेक्स्ट वीडियो आपको वही मिलने वाली है। तो मिंजर मेला ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में ही लगता है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना की है? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि किसने जो है तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की रचना की है। मैंने मतलब इतने सारे पेपर सॉल्व करवाए हैं चैनल पे, और मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार जो है पेपर में आते हुए देखा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो तमिल महाकाव्य शिल्पदीकारम की जो रचना है ना, वो इलांगो ने की थी। ठीक है, किसने की थी, इलांगो ने। ओके, शिल्पदीकारम को जो है तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, इसका अगर मीनिंग देखें शिल्पदीकारम का मतलब होता है नुपुर की कहानी या पायल, पायल मतलब नुपुर, नुपुर की कहानी, इसका जो है अर्थ होता है। ओके, इस महाकाव्य की रचना जो थी चेल वंश के शासक हुए हैं गुट्टू वन के भाई ने की थी, जो जिनका नाम था इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल ने जो थी इसकी रचना की थी। ओके, तो याद रखना आपको, इलांगो आदिगल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों में शामिल नहीं है? देखिए, जो पहाड़ियाँ पूर्व की तरफ आती हैं, पूर्व वाले हिस्से में है जो, वो बतानी है। ठीक है, पूर्वांचल पहाड़ियाँ हैं जो। अब देखो मणिपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर देखेंगे आप उस तरफ है, पूर्व की तरफ है। नागा पहाड़ियाँ भी वही हैं, नागा, खासी, जैंतिया, वो सब वही हैं। पटकाई पहाड़ियाँ भी जो है उधर ही हो जाएंगी, पटकाई बूम पहाड़ियाँ। एक और मिलेगी आपको, जैसे मीजो पहाड़ियाँ वहीं पर हैं, त्रिपुरा हो गई, गारो हो गई, खासी हो गई, जयंतिया हो गई, ये सारी की सारी जो है कहाँ पे, पूर्वांचल की तरफ है। ठीक है, शेवराय पहाड़ियाँ ये जो हैं ये पूर्वी पहाड़ियों में नहीं आएंगी। ठीक है, शेवराय पहाड़ियाँ ना ये मिलेंगी आपको साउथ की साइड में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ शेवराय प्रॉपर राज्य की, तो वो मिलेंगी तमिलनाडु में शेवराय पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पूर्वी मतलब पूर्वांचल में नहीं है, ये तमिलनाडु साउथ साइड में जो है शेवराय पहाड़ियाँ हैं। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी? यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत पूछा है, किसने की थी कलकत्ता में? तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी डेरेजियो ने। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? हेनरी डेरेजियो। ठीक है, कब की थी? 1826 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता होगा। 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? ए ओ हयूम। किसने की थी? ए ओ हयूम ने की थी 1885 में। ठीक है, अब पूछा जाता है कहाँ पर जो है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में? तो क्या कहेंगे? बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? बॉम्बे में हुआ था इसका पहला सत्र। इसके जो अध्यक्ष हैं, पहला सत्र जब इसका हुआ 1885 में बॉम्बे में, तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी। ओके, WC बनर्जी जो थे पहले, ओके कुछ गड़बड़ लिखी मैंने, ओके WC बनर्जी जो थे पहले इसके संस्थापक थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। दूसरा जो था, दूसरा स्तर कहाँ पे आयोजित हुआ था? कलकत्ता में। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता जो थी की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, देखिए एक और क्वेश्चन आर्टिकल से, तो एक ही शिफ्ट में आप देख सकते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है जो आर्टिकल से पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और हर बार आर्टिकल से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ इंपोर्टेंट पढ़ना, सारे आर्टिकल आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ जो पहले एग्जाम में देखने को मिलते हैं वही आर्टिकल नहीं पूछे जाते, अब और भी जो है आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने आप याद रख सकते हैं वो तो आपको याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार देता है? ठीक है, देखिए सबसे पहले याद रखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 52 से शुरुआत होती है भारत के राष्ट्रपति की। 51 तक अगर आप देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं। 51 क में क्या होता है? मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो 52 से शुरुआत होती है राष्ट्रपति की, कि हर एक देश मतलब भारत का जो है क्या होगा? एक राष्ट्रपति जो है होगा। उसके बाद फिर अगर हम 53 में जाएंगे तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां, ये भी क्वेश्चन आता है संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में? तो 53 में। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? वो जो है इसमें दिया गया होता है। ठीक है, 56 ऐसा है जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया होता है। तो इस तरीके से चलते चलते जो है 61 आता है, अनुच्छेद 61। 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर जो महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो अनुच्छेद 61 में है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 52 मैंने आपको बता दिया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 63 आर्टिकल 63 है जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में है कि भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है 52 में, ऐसे ही 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति है। ओके, और 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और फिर आता है आर्टिकल 65 जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है जब राष्ट्रपति
उपस्थित नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 65 में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव आता है 66 में, तो वो अभी यहाँ पे बताने का कोई फायदा नहीं है। जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे स्टैटिक जीके में तो वहां पे आपको ये सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता है? ये देखो, ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, अब इसमें 2023 पूछ लिया है। ठीक है, 2023, क्योंकि 2024 में हो सकता है अभी तक ये हुए ना हो, तो 2023 के खेल जो है पूरा आपको पता होना चाहिए कि बैडमिंटन में, टेनिस में किसने जो है क्या जीता है, पुरुषों में किसने जीता है, महिलाओं में किसने जीता है। ठीक है, ओके। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जो है पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता है, कौन है? HS प्रणय। थाईलैंड के जो कुल्लावुत है उनको हराकर जो था उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक, HS प्रणय याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2023 में घोषित RBI की रेपो दर क्या थी? क्या पूछ लिया अब इसने? दिसंबर 2023 में घोषित RBI की रेपो दर पूछी है इसने, तो कितनी थी? दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो वो थी 6.50%। ठीक, तो 6.5% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये आपको पता चल गया दिसंबर 2023 में रेपो जो रेट था, रेपो रेट कह लो, रेपो दर कह लो, वो इतनी थी। अब इसी में आपसे रिवर्स भी पूछ सकता है, रिवर्स रेपो रेट कितना था? ठीक है, या रिवर्स रेपो दर कितनी थी? तो वो थी 3.35%, 3.35%। ठीक है, बैंक दर अगर पूछा जाए तो 5.15%। वैसे सिर्फ रिवर्स रेट पूछा जाता है और रिवर्स रेपो रेट जो है एग्जाम में आता है, तो ये दो तो आपको याद रखनी है, 6.5% और 3.35%। ठीक है, ये जो है थोड़ा चेंज जो है इसमें आता रहता है। मतलब अगर आप देखेंगे 8 जून को कुछ मिलेगा, 8 फरवरी को कुछ मिलेगा, फिर दिसंबर 2022 में कुछ मिलेगा, और अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ और है। जैसे 8 जून 2023 को भी जो है कितनी थी? 6.50 ही थी, लेकिन और दिसंबर 2023 में भी कितनी है? 6.5% है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का क्या पूछा इसने? जो स्रोत नहीं है। देखिए, विटामिन ए किस किस में होता है? ठीक है, विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए का तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नाम याद करना है। क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल नाम है। ओके, इनकी विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? तो रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और जिसमें विटामिन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? संतरे में पाया जाता है। पके हुए जितने भी पीले फल होते हैं उसमें, पीले फल यानी कि पपीता में भी, गाजर में, इसमें आम में भी और गाजर में भी, गाजर, कद्दू, पालक, ठीक है, इन सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है। आंवला में, आंवला लिखा हुआ है, इसमें जो है विटामिन ए नहीं है, तो मतलब ये उसका सर्वाधिक स्रोत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और चीज़, ये विटामिन 2 तरीके के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। 2 श्रेणियों में जो हम इसको विभाजित करते हैं। तो देखिए पहले तो होते कौन कौन से हैं? ए होता है, ठीक है, बी और सी को हम अलग रखेंगे, डी होता है, इसके अलावा ई होता है और के होता है। ये जो होते हैं ना, ये 4, ये होते हैं वसा में घुलनशील। क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। पूछा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। और बी और सी जो होते हैं ना, ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? सिर्फ ये याद रख लीजिए, जो जल में घुलनशील होते हैं, कि गई भैंस पानी में। ठीक है, गई भैंस पानी में। तो बी सी जो है दोनों मतलब जो है क्या हो जाएंगे? जल में घुलनशील जो है ये हो जाएंगे। ठीक है, बी सी जल में घुलनशील और बाकी जो बचेंगे वो वसा में घुलनशील होंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2023 का ही है। दिसंबर 2023 में आकाश अंबानी द्वारा घोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जिस पर जियो IIT बॉम्बे के साथ काम कर रहा है? जियो किसके साथ काम कर रहा है? IIT बॉम्बे के साथ। ठीक है, तो उसका नाम है भारत GPT।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? भारत जीपीटी है। चैट बोट नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है, इंडिया जीपीटी भी नहीं है, भारत जीपीटी जो है उसका नाम है। ठीक है, तो दिसंबर 2023 का भी जो है आपको पढ़ना है। देखो 23 की करंट अफेयर कंप्लीट ही करेंगे, क्योंकि अभी आप एक क्वेश्चंस देखेंगे तो आपने देख भी लिए हैं कि दिसंबर मतलब 2023 का भी जो है करंट अफेयर पूछा गया है। ओके, तो ये बस याद रखिएगा, भारत जीपीटी जो है इसका नाम हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के बीच नशा मुक्त भारत अभियान का संदेश फैलाने के लिए 23 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि इस्कॉन के साथ जो है क्या किया है, मतलब किस मंत्रालय ने जो है इस्कॉन के साथ ये किया है, समझौता किया है नशा मुक्त भारत अभियान के लिए? तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, नवंबर भी आ गया, देखो नवंबर भी पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आर्टिकल का क्वेश्चन। आर्टिकल के आपने देख लिए होंगे, एक ही शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आर्टिकल से आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? क्या बोला है इसने? कौन सा अनुच्छेद जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। क्या है अनुच्छेद 21? अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये कौन किस में है? आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 19 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। किससे रिलेटेड है ये? जो बोलने की स्वतंत्रता है उससे। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। किस प्रोटेक्शन है? इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो भी वो हैं अनुसूचित जाति जनजाति, उनसे रिलेटेड है ये। ओके, आर्टिकल 25 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? अपने रिलीजन को जो है फैलाने की जो फ्रीडम है वो है, मतलब प्रैक्टिस करने की या उसको प्रोपेगेट करने की, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो 20 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। यहाँ से आपको टॉपिक मिल गए होंगे। नदियों का टॉपिक इसमें स्टैटिक जीके का पूछा गया, आर्टिकल इसमें पूछ लिए गए हैं। ठीक है, बाकी इसमें करंट अफेयर पूछी गई मेनली। ठीक है, तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपने करंट अफेयर के देख लिए होंगे आराम से। देखिए अगला देख रहे हैं, अगला क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? कमर्शियल बैंक के बारे में जो सही है वो बताना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे क्या कहा है, HDFC इज ए पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक। क्या HDFC जो है एक पब्लिक सेक्टर है? नहीं। HDFC की अगर मैं बात करूँ तो ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है, निजी है ना ये। पब्लिक का मतलब वैसा है थोड़ी है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, निजी है। ठीक है, 1994 में इसको क्या कहते हैं, स्थापित किया गया था, मतलब शुरू किया गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद है PNB इज ए प्राइवेट। देखिए PNB प्राइवेट नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर है PNB। ठीक है, SBI भी क्या है? पब्लिक है, ना कि प्राइवेट है, तो ये भी पब्लिक है। HSBC इज ए प्राइवेट सेक्टर। HSBC क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर का कमर्शियल बैंक जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4th ऑप्शन। HSBC क्या है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये HSBC की फुल फॉर्म जो है हो जाएगी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। क्या है? प्राइवेट सेक्टर है ये। ठीक, तो 4th ऑप्शन सही रहेगा। चलिए कोविड से क्वेश्चन है। देखिए कोविड से सारे फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए, तो ये स्टैटिक जीके में करवाया जाएगा। कोविड से रिलेटेड चीज़ें वो ज़रूर देखना। द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड नस्ल वैक्सीन इनोकोवैक
has been approved by the Drug Controller General of India as a COVID booster dose. Who is its producer? तो इसका प्रोड्यूसर पूछा है किसका? इनोकोवैक जो वैक्सीन आई थी जिसे ड्रग कंट्रोलर ने जो है अप्रूव किया था, उसका प्रोड्यूसर कौन है? तो वो है भारत बायोटेक। फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। तो भारत बायोटेक ने जो है दुनिया के लिए पहली नस्ल कोविड वैक्सीन जो है निकाली थी, जिसको मंजूरी मिली थी। ठीक है, इसका नाम भी पूछ सकते हैं, तो ये नाम भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हर 2 साल बाद जो है जो कुल सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य जो होते हैं ना वो सेवानिवृत्त हो जाती हैं। तो 1/3 यानी कि कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? क्वेश्चन है कि कौन सा आरबीआई का काम नहीं है। देखिए आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, तो बिल्कुल है। ठीक है, आरबीआई बैंकों का बैंकर है, बिल्कुल ये भी सही है। आरबीआई मुद्रा जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी है, ये भी सही है। क्या आरबीआई समाज के विभिन्न वर्गों से जमा स्वीकार करता है? तो ये नहीं करता है। ठीक है, ये आरबीआई का काम नहीं है। ठीक, तो ये जो है इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आवृत बीजी का उदाहरण है? आवर्त बीजी का उदाहरण यहाँ पे पूछा है कि कौन सा पादप जो है आवर्त बीजी का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा गेहूं। ठीक है, क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। गेहूं हो गया, एक और आप इसमें ले सकते हैं टमाटर हो गया। टमाटर का जो पौधा होता है ना वो भी आवर्त बीजी का उदाहरण होता है। ठीक है, आवर्त बीजी का मतलब क्या होते हैं कि जो अंडाशय होता है उसमें जो फूल वाले पौधे होते हैं और उसमें जो है अंडाशय के अंदर ही जो है बीज पैदा होता है, वो आवर्त बीजी पौधे होते हैं। ठीक है, तो इसमें टमाटर भी आता है, इसमें गेहूं भी आता है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर गेहूं हो जाएगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट द इंडियन मेन लैंड फ्रॉम श्रीलंका? जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, ये एक स्टैटिक जीके का नेक्स्ट मतलब स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे कि किस देश के बीच में कौन सी सीमा है, ये पता होनी चाहिए। अब इंडियन मेनलैंड मतलब जो इंडिया की धरती है और जो श्रीलंका, उनके बीच में क्या है? तो उनके बीच में है पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट है जो कि इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, मामल्लापुरम नृत्य महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये देखिए ये क्वेश्चन अब आया है, मैंने आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी फेस्टिवल्स की, उसमें मैंने ये बताया आपको कि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। एसएससी में पूछा गया है, अब इसमें पूछा जा रहा है ये। ठीक है, इसीलिए मैंने ये फेस्टिवल्स में आपको पहले ही बता दिया है। मामल्लापुरम नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, मामल्लापुरम। ठीक है, याद रखना है सारे क्वेश्चन आपको किसके रिपीट मिलेंगे? एसएससी के रिपीट मिलेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने कराए ना करंट को अगर हम छोड़ दे तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। एसएससी के किसी ना किसी शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो वो आपको मिल जाएगा। देखो ये भी एसएससी में ही जो है पूछा गया है, 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था। ठीक, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में का शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से है? भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक जनजातीय भाषा बतानी है इसमें से। ओके, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उनमें से जो जनजातीय भाषा है वो इसमें से बतानी है कि वो कौन सी है। तो वो हो जाएगी संथाली। देखो 18 भाषा के बाद जो लास्ट 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में, वो कौन सी थी? इसका मैंने हमेशा आपको बताया है कि बोर्ड मास से आप याद रखिए। बोर्ड मास से कैसे? बोडो,
बो से बोडो हो गया, डी से डोगरी हो गया, एम से मैथिली हो गया एम में, और एस से हो गया संथाली। ये 4 जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 2003 के में जब 92 अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन अधिनियम हुआ, उसके तहत जो है 8वीं अनुसूची में ये 4 भाषाएं और जो थी जोड़ी गई थी। और संथाली क्या हो जाएगी, जनजातीय भाषा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? द हीरो ऑफ टाइगर हिल, तो ये लिखी है कारगिल युद्ध के जो हीरो हैं कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, उनकी जीवनी है ये। ठीक है, इसमें जो है जो 1999 में किस तरीके से, अगर आपको पता होगा वो, ठीक है, मतलब 1999 में कारगिल का जो युद्ध हुआ था वहाँ पे जो है इन्होंने बहुत भूमिका निभाई थी। 19 ईयर की थी ये तब। ठीक है, और सबसे कम उम्र में देश का जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान है परमवीर चक्र, उनसे जो है इन्हें सम्मानित किया गया है योगेंद्र सिंह यादव को। तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल जो है इनकी क्या है, खुद की जीवनी है, खुद के बारे में जो इन्होंने लिखा है उसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PMPVTG मिशन निम्नलिखित में से किसके कल्याण से संबंधित है? PVTG, ठीक है, ये बताना है। PMPVTG ये किससे रिलेटेड है? तो ये है जनजातीय समूह के लिए, यानी कि जो आदिवासी हैं उनको सशक्त बनाने के लिए जो है ये योजना चलाई गई है। 2023 में ही चलाई गई थी ये योजना, इसीलिए जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया। नवंबर 2023 के आसपास जो ये योजना आई थी, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन इसमें आया है, जनजातीय समूह के लिए है। ठीक है, चलिए ओके, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पिजन पी भी कहा जाता है? पिजन पी किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे पिजन पी भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरहर। ठीक है, अरहर को किस नाम से जानते हैं? पिजन पी के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राव फूले ने 24 सितंबर 1873। ठीक है, किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की जो है स्थापना की थी। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले जो है याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण लिखा है? नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा है? बांग्ला का जो है ये एक प्रसिद्ध नाटक है, बांग्ला नाटक है, जिसको दीनबंधु मित्र ने लिखा है। और ये जो नील दर्पण है, ये जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, नील विद्रोह, वो जो आंदोलन हुआ था उसके कारण जो है ये लिखा गया था नील दर्पण। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ ये क्वेश्चन आ सकता है, तो 1860 में जो है ये प्रकाशित हुआ था, 1860 में। ठीक, नील विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इंडिगो विद्रोह के नाम से भी जो है इस नील विद्रोह को जाना जाता है। ओके, मतलब ब्रिटिश बागवानों के खिलाफ जो है ये एक विद्रोह था, जहां पे जो किसान थे उन्हें जो है इंडिगो उगाने के लिए जो है मजबूर किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस बेस्ड इंडियन लैंग्वेज ट्रांजिशन टूल? ओके, एआई बताना है, इंडियन लैंग्वेज ट्रांजिशन टूल कौन सा है? तो वो है भाषिनी। क्या नाम है? भाषिनी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला, यदि इस बात पर कोई विवाद है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो निम्नलिखित में से किसका निर्णय अंतिम होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर या प्रधानमंत्री? देखिए, अगर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यदि इस बारे में कोई भी प्रश्न अगर उठता है, तो इस संबंध में जो अध्यक्ष होगा, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष को या लोकसभा के स्पीकर को हो, उनका जो फैसला होगा ना, वो क्या माना जाएगा? अंतिम माना जाएगा। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और एक और आता है फिर कि धन विधेयक का जो वर्णन है वो किस आर्टिकल में मिलता है, मनी बिल, ठीक है, मनी बिल आप इसको बोल सकते हैं, और ये मिलेगा आपको आर्टिकल 110 में जो है इसके बारे में बताया गया है। और राज्यसभा में जो है ये पेश नहीं किया जाता है, ओके, ठीक है, ये लोकसभा में ही होता है और लोकसभा के उस पर ही जो है ये आता है धन विधेयक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पार्क लॉन्च बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पार्क बताना है हमें क्या है जिसे इसरो ने जो है लॉन्च किया है। तो क्या हो जाएगा ये, इंडिया फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, यानी कि जो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय, ठीक है। तो ये क्या है, इनका नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है क्या, जिसको नाम दिया गया है स्पार्क, ठीक है। चलिए अगला, ओके, हमने वेट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की गड़बड़ लग रही है, वेट, ओके, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, लेकिन सेकंड शिफ्ट ही चल रही है, सेकंड पेपर ही चल रहा है अभी, ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्नीलेट फुल्ली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय चीनी बेस्ड कंट्री। अग्निलेट बताना है क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है ये, ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर में पुरुष महिला अंतर प्रतिशत में कितना है। ओके, साक्षरता दर में अंतर पूछा है इन्होंने, ओके। तो अगर हम वो देखें कि पुरुष साक्षर कितने हैं और महिला साक्षर कितनी है, उसी के बेस पर हम बता सकते हैं कि कितना जो है इनके बीच में डिफरेंस आता है। देखिए अगर हम महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो वो 64.63% है, और पुरुषों की साक्षरता दर अगर हम देखें तो 80.9 समथिंग आएगी। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 16 पॉइंट समथिंग जो है बनेगा, ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग बनेगा, ठीक है। तो 16.3% का जो है क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति के अंतर्गत वर्ष 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के प्रतिशत को कब तक कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। मतलब कितने प्रतिशत तक कम करने की जो है प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो ये 10% की कमी लाने की जो है इसमें वो की जाएगी 2030 तक, कि 10% जो आत्महत्या हो रही है वो क्या हो जाए, कमी आ जाए उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17th क्वेश्चन है, Which of the following fundamental right allows citizen to move the court if they believe that any of their fundamental right have been violated by the state। कि राज्य सरकार के द्वारा उनके फंडामेंटल राइट का जो है हनन किया गया है, तो किस उसमें जो है ये आता है कि वो कोर्ट में जो है जा सकता है। जो कोर्ट में जाने का यानी कि रिट जो है ना वो किस में आती है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो है ये आती है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अगर हम देखेंगे तो ये आती है आर्टिकल 32, जहां पे पांच तरीके की जो रिट हैं वो जारी की जा सकती हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी, अगर हम बिल्कुल वेस्ट से शुरू करें तो राजस्थान और गुजरात, इन दोनों में से आती है। राजस्थान गुजरात के बाद क्या आता है, एमपी। बिल्कुल सीधी लाइन में जब हम चलते हैं नक्शे के बीचों बीच बिल्कुल भारत का नक्शा जो होता है उसके बीचों बीच आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, यहाँ से भी गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट हो जाएगा मिजोरम। यानी कि इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा जो है होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। देखिए मी से मिजोरम बनेगा, त्र से त्रिपुरा बनेगा, ठीक है।
प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार, झार यानी कि झारखंड, या अदरवाइज ऐसे ही याद रख लो। एक शेड में अगर आप देखेंगे मैप में तो राजस्थान, गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम लास्ट तक जाता है फिर ये, ठीक है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला देखिए, अगला जनगणना का ही क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना 80.9%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9% जो है हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है कहां पर? उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में। और किस यूनिवर्सिटी के अंदर है ये? बीजू पटनायक जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसके अंदर जो है ये 15 एकड़ पर ये स्टेडियम बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए 2 पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहाँ पे। अब तीसरा आता है, गंगा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होता है? गंगा नदी का उद्गम पूछा है तो गंगोत्री हिमनद से जो है गंगा नदी का उद्गम माना जाता है, और वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड से होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मोहम्मद गोरी ने मार डाला था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के भाई को मार डाला था। देखिए पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। एक तराइन का युद्ध हुआ, तराइन का पहला युद्ध था और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध था 1192 में, और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के भाई गोविंद राज को मारा था दूसरे युद्ध में। तो तराइन का दूसरा युद्ध जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तराइन कहाँ पे है? थानेसर में, हरियाणा के थानेसर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखो एक टॉपिक यहाँ पे झील का बन जाएगा, झील, नदी, ठीक है। फिर एक वो आता है ना नेशनल पार्क, ये सारे टॉपिक कवर होंगे। स्टैटिक जीके जिसने नहीं देखी है वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर ले, सारे क्वेश्चंस के साथ पीवाईक्यू के साथ जो है वीडियोस आ रही हैं तो वो जरूर देखें, ओके। तो सबसे बड़ी जो झील है खारे पानी की वो है उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो याद रखना है उड़ीसा जो हो जाएगा भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है हो जाएगी चिल्का झील, ओके। अगर आपसे पूछी जाए क्या मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत में, तो वो है वुलर झील। ये खारे की है, वुलर झील मीठे पानी की हो जाएगी। फिर वुलर झील पूछा जाता है कि कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, जो कि कहाँ पे है? केरला में है, ओके। और भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नामक झील पूछी जाए तो वो है सांभर झील, जो कि कहाँ पे है? वो है राजस्थान में, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उड़ीसा यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, हाई पावर्ड मनी के बारे में कौन सा सत्य है? हाई पावर्ड मनी, देखिए हाई पावर्ड मनी के बारे में सत्य पूछा था, तो हाई पावर्ड मनी का उत्पादन आरबीआई एवं भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हाई पावर्ड मनी को हिंदी में बोलेंगे उच्च शक्तिशाली मुद्रा। क्या बोलेंगे? उच्च शक्तिशाली मुद्रा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? देखिए नियुक्ति भी एक टॉपिक बनता है यहाँ पे, छोटे छोटे टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, कौन चुनाव करता है, तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? केवल सांसद करते हैं, ठीक है। केवल सांसद के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नागौर पशु मेला किस राज्य में मनाया जाता है? नागौर
तो नागौर पशु मेला जो है ये हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान जो है नागौर में लगता है पशु मेला। एक पुष्कर मेला पूछा जाता है, वो भी जो है यहीं पे जो है लगता है राजस्थान में, ठीक। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था जिसे नूर जहां की उपाधि मिली थी? क्या मिली थी? नूर जहां की उपाधि मिली थी। तो उसका नाम था मेहरू निसा। ओके, जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर का ही नाम था सलीम। सलीम को ही जहांगीर कहा जाता है। किसका बेटा था? मुगल बादशाह अकबर का जो है बेटा था सलीम, और उनकी पत्नी थी मेहरुन्निसा, जिन्हें नूर जहां की जो है उपाधि मिली थी, ठीक है। अगला देखिए, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है? किस खिलाड़ी को पुरुष एथलीट चुना गया है? तो श्री हरि नटराज को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। तो अभी हमारे राष्ट्रीय खेल और जो पुरस्कार है वो रहते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय ने संघीय ढांचा अपनाया है, इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या है? संघीय ढांचा होने का मतलब क्या है? क्या भारत एक संघीय राज्य है, राजशाही या राज्यों का संघ है? देखिए, भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत को क्या माना जाता है? राज्यों का संघ कहा जाता है भारत को। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में बहु विवाह और बाल विवाह के उन्मूलन की वकालत की थी? तो बाल विवाह और बहु विवाह को रोकने की जो वकालत थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने भी जो है महिलाओं की शिक्षा और विधवा विवाह के लिए जो है क्या किया था? मतलब विधवा, अगर आपसे पूछा जाता है महिला शिक्षा पर और विधवा विवाह पर किसने जोर दिया था, तो तब आंसर आपका क्या रहेगा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लेकिन यहाँ पे बात बहु विवाह और बाल विवाह पे रोक लगाने की है, तो वो आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री नामक पुस्तक ने 2022 के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक पुरस्कार जीता। निम्नलिखित में से कौन इस पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा शेखर पाठक। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको याद नहीं रखा जा सकता है, ओके, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ स्टैटिक जीके पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए और बाकी जो सब्जेक्ट है ना 4, उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक। तो इसमें कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। तो अपना जितना हो सकता है बस 2023 का करंट अफेयर पढ़ो, कुछ टॉपिक स्टैटिक जीके करो, बस इनफ है। और ये PYQ जो चल रहे हैं वो कर लो, ठीक है। ज़्यादा डीप में मत जाओ कि 2022 का भी करंट अफेयर पढ़ने लगो, फिर 2023 पूरा साल का करंट अफेयर पढ़ रहे हो और फिर आना है नहीं उसमें से कोई क्वेश्चन, तो उतना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह नगन बीजित है? कौन सा समूह जो है क्या है? नगन बीजित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। नगन बीजित का मतलब क्या होता है? जो नगन बीज पैदा करता है वो हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनावर्त बीजी। अनावर्त बीजी। एक आवर्त बीजी हमने अभी पढ़ा था ना, जो उसके अंदर ही जो है अंडाशय के अंदर ही जो है बीज पैदा करता है, तो वो आवर्त बीजी होता है। तो जिम्नोस्पर्म होता है अनावर्त बीजी, नगन बीज, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? जिम्नोस्पर्म में अगर उदाहरण पूछा जाए तो जिस तरीके से आवर्त बीजी का पूछा गया था, तो इसमें आता है साइकस, पाइन्स, ठीक है, जूनीफेरस, ये इसके एग्जाम्पल हैं इसकी अनावृत बीजी के, ठीक, जिम्नोस्पर्म के। तो सेकेंड ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए फरवरी 2023 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल नहीं है? ठीक है, तो कौन सा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो वो हो जाएगा मणिपुर। बाकी देखेंगे अगर आप तो अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है, ठीक है, सिक्किम भी शामिल है, हिमाचल प्रदेश भी है और उत्तराखंड और लद्दाख, ठीक है, ये जो है इसमें शामिल है वाइब्रेंट योजना में, मणिपुर नहीं है, ठीक। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे इसके वानस्पतिक नाम के रूप में एरिकस हाइपोजिया भी कहा जाता है?
ओके, अब इसका वानस्पतिक नेम पूछ लिया है कि किसका वानस्पतिक नेम जो है एरिकिस हाइपोजिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन नेशनल इनकम मेजरमेंट? इनमें से कौन सा जो नेशनल इनकम मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं है? देखिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल भी होता है, फाइनल एक्सपेंडिचर भी होता है और वैल्यू एडिड एंगल भी होता है। फाइनल इन्वेस्टमेंट एंगल नहीं होता है। ठीक है, फाइनल इन्वेस्टमेंट एंगल जो है नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे एकल संक्रमणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुना जाता है? तो एकल संक्रमणीय जो पद्धति है ये भारत के राष्ट्रपति को चुनने की पद्धति है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए वेट, यहां से है, देखिए क्वेश्चन है, वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का प्रचार निम्नलिखित में से किसने किया? तो किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने जो है हिंदू धर्म के पुनरुद्धार का जो काम था वो किया था। ओके, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वामी, एक मिनट, इसमें ये चीज़ याद रखनी है, वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुद्धार की यहाँ पे बात की जा रही है, तो दयानंद सरस्वती। कई बार हिंदू धर्म के ये भी पूछा जाता है कि किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में जो है अद्वैत वेदांत की व्याख्या के रूप में जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी, तो वो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर आपसे पूछा जाता है हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और नव वेदांत के बारे में उसमें बात की गई है, तब आंसर स्वामी विवेकानंद आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है पहले ऐसा आरआरबी में, और यहाँ पे पूछा गया वैदिक हिंदू धर्म, तो दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है? टीबी को खत्म करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2025 तक जो है इसको खत्म करने का वो निर्णय जो है वो लिया गया है। ठीक है, 2025 तक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द लीगल रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज्ड बाय आरबीआई द कमर्शियल बैंक कैपेसिटी टू क्रिएट डिपॉजिट और क्रेडिट। अगर जो रिजर्व रेशियो है अगर वो इंक्रीज कर दिया जाए आरबीआई के द्वारा, तो जो डिपॉजिट और क्रेडिट करने की जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? वो हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, ओके, अगर रिजर्व रेशियो जो है अगर इंक्रीज होता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में आयोजित हुए 37वें राष्ट्रीय खेल में कुल 228 पदक जो हैं जीते हैं? तो किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं। ओके, राइट आंसर जो है ये हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है इसमें से भी अगर मैं देखूं 228 पदक में से 80 जो हैं ये गोल्ड हैं, 69 जो है सिल्वर मेडल है और 79 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, और शीर्ष पर जो है रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, इसरो का गगनयान मिशन क्या है? यहाँ पे पूछा है गगनयान मिशन क्या है, तो ये क्या है? अंतरिक्ष के लिए भारत का प्रस्तावित पहला मानव युक्त मिशन है ये मिशन गगनयान। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंक को नकदी, सोना और कुछ सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में तरल संपत्ति के रूप में जमा बनाए रखना भी आवश्यक है, इसे क्या कहते हैं? ओके, कुछ जमा बनाए रखना जरूरी होता है, उसको बोला जाता है SLR, वैधानिक तरल अनुपात, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोला जाएगा? वैधानिक तरल अनुपात जो है इसको बोला जाएगा। ओके, आगे है, व्हाट डज CRR मीन्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग? CRR की फुल फॉर्म पूछी है, तो कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो ये हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल सती विनियमन अधिनियम
या विनियमन, ये लिखा है यहाँ पे 26, ठीक है, के तहत सती प्रथा को अंततः समाप्त कर दिया गया था। एक मिनट, नहीं सॉरी 26 नहीं 17 है, ये 10 और ये 7 का साइन हो गया, 10 + 6 और 1 7 17 के तहत जो है सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो देखिए सती प्रथा को समाप्त कब किया गया था? 1829 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा सती प्रथा को 1829 में जो है खत्म कर दिया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था ये पूछा जाता है कि इसको खत्म करने वाली गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1919-20 के खिलाफत आंदोलन से जुड़े नेता कौन थे? ओके, खिलाफत आंदोलन से जो जुड़े थे, तो इसमें देखिए अली बंधु थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। ठीक है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्काई होक क्या है? स्काई होक ये क्या है? भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है स्काई होक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद ये है दिल्ली में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इसका निर्माण करवाया था, पूछा जा सकता है आपसे। कुतुबुद्दीन ऐबक कब करवाया था? 1193 में करवाया था। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष कर्नाटक में अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी? अपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1983 में। याद रखना है 1983 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, कर्नाटक में हुआ था ये, याद रखिएगा। एक चिपको था वो अलग है, चिपको आंदोलन अलग है, वो पेड़ों को काटने से रिलेटेड था। ये अपिको आंदोलन है जिसकी जो शुरुआत मानी जाती, मतलब शुरुआत जो थी कर्नाटक में हुई थी 83 में। तो याद रखना है जो चिपको आंदोलन हुआ था ये तो उत्तर में हुआ था, उत्तर भारत में, और जो अपिको आंदोलन है ये दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन चीज़ एक ही थी ये। ठीक है, ओके, अपिको और चिपको दोनों का मीनिंग ही सेम है, लेकिन कन्नड़ में जो है इसी चीज़ को क्या कहा गया है? अपिको कहा गया, और ये भी जो है उसी से रिलेटेड था, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। ठीक, तो 1983 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस जगह पे प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में जो है उन्हें बोधि जो वृक्ष ना उसके नीचे जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर और भी तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ना, जैसे उनका जन्म पूछा जाते हैं। ठीक है, तो लुम्बिनी में जो है उनका जन्म हुआ, उनके बचपन का नाम पूछा जाता है, तो उनका जो नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है, कितनी वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर जो छोड़ा था? तो 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने अपना घर छोड़ा था। और जो घर छोड़ने की जो प्रतिज्ञा है, मतलब जो वो क्या कहते हैं उसको, घर छोड़ने की जो भी ये घटना हुई थी, इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसको महाभिष्क्रमण जो था, घर त्यागने की जो वो थी उसको नाम दिया गया था। ओके, तो ये इसमें याद रखना है। ओके, सारनाथ में जो है इन्होंने पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ठीक है, मृत्यु पूछा जाए कि मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर मतलब कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, साल के वृक्ष के नीचे। कब हुई थी मृत्यु? ये भी क्वेश्चन आता है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु जो थी हुई थी। ठीक है, याद रखना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ ये है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला, तो ये बन गया है तमिलनाडु। ओके, और तमिलनाडु ने ही वेटलैंड मिशन और ग्रीन तमिलनाडु मिशन जो था शुरू किया था, तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वेल्लूर में एक मठ की स्थापना की? वेल्लूर में मठ की स्थापना जो थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विवेकानंद। नेक्स्ट देखिए, 2023 में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो किसने हो जाएगा? सर्विसेज ने। अभी हम जो पढ़ रहे थे राष्ट्रीय खेल, तो पहला स्थान जो है महाराष्ट्र ने हासिल किया है और दूसरा स्थान जो है सर्विसेज ने। जहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि महाराष्ट्र ने 228 टोटल मेडल जो है खरीदे हैं और उसमें से हमने पढ़ा था कि 80 जो है इन्होंने स्वर्ण जीते हैं, 59 रजत पदक और जो 79 है वो कांस्य पदक जीते हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र ने हराया किस टीम को? तो था सर्विसेज टीम को। सर्विसेज ने जो टोटल 126 पदक जीते थे, जिसमें से 66 जो थे गोल्ड मेडल थे, 27 जो थे सिल्वर मेडल थे और 33 जो थे ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंततः तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया? तो इसको समाप्त किया था बलबन ने। ठीक है, बलबन जो है खुद भी इस चहलगानी का जो है सदस्य था, लेकिन आगे जाकर फिर इसने जो है इसको समाप्त कर दिया था। ठीक है, चहलगानी क्या था? 40 दास थे ये, मतलब गुलाम माने जाते थे। 40 दासों का जो है समूह था, जिसे गयासुद्दीन बलबन ने जो है क्या किया था? नष्ट किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये बनाई किसने थी? ये इल्तुतमिश ने बनाया था। ये चहलगानी जो समूह था ना, ये किसने बनाया था? 40 दासों का समूह इल्तुतमिश ने बनाया था। ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? राष्ट्रीय हित अधिकरण की स्थापना हुई थी 2010 में। 2010 में जो थी इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या है? एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 2010 में हुई थी, 18 अक्टूबर 2010। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बागवानी का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन से है? बागवानी का संबंध, ओके, बागवानी मतलब फलों एवं सब्जियों का उत्पादन। फल, सब्जी, फूल, मसाले, मशरूम, ये सब इसमें आ जाएंगे बागवानी में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, किस आयु के वर्ग के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए पोषण भी पढ़ाई भी अभियान से जोड़ा गया है? मतलब किस समूह के बच्चों को? तो आयु समूह 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को जो है जोड़ा गया है, पोषण भी पढ़ाई भी, 3 से 6 वर्ष। ठीक है, ओके। क्वेश्चन देखिए आगे, हिमालय का पूर्वांचल श्रृंखला निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? क्या पूछा है? पूर्वांचल जो श्रृंखला है वो बतानी, पूर्वांचल जो सीमा है। ठीक है, तो वो जो हुआ है निर्माण, वो हुआ है अवसादी चट्टानों से। ठीक, तो याद रखिएगा, अवसादी चट्टानें जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओके, किसकी सिफारिश पर लोकसभा को उसकी कार्यालय की समाप्ति से पहले ही भंग करने की वो है शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सिफारिश किसकी? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग करने की शक्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगेन देखिए जनगणना से है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अधिकतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है? ओके, तो ये की है दादरा नगर हवेली ने। ठीक है, दादरा नगर हवेली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, ओके, और ये भी याद रखिए कि वो जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी रही है? तो वो रही है 55.50%। कितनी रही है? 55.50। मेघालय की अगर हम देखें तो दशकीय वृद्धि रही है 27.80%। ठीक है, 27.80%। ओके, तो आप देख सकते हैं दादरा नगर हवेली ही जो है सबसे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम अगर पूछी जाती ना, तो सबसे कम विकास दर जो रही है वो नागालैंड। देखिए किसी ना किसी शिफ्ट में सबसे कम भी पूछ लिया जाएगा।
इस बार नहीं पूछा गया तो आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा, मतलब वही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे कम भी याद रखिए, नागालैंड की रही है, कितनी रही है 0.47। इसके बाद केरल की रही है, केरल की कितनी रही है 4.86% रही है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में अब तक की सर्वाधिक लिंगानुपात निम्नलिखित में से किस जनगणना में दर्ज की गई थी? सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात था वो तो कब था? 1901 में। एक मिनट, ओके, किस जनगणना में दर्ज की गई थी? ओके, 1901 की जनगणना में जो है सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो दर्ज किया गया था। ठीक है, देखिए तो 1901 में जो था कितना था? 1901 में 972 जो था लिंगानुपात था। सबसे सर्वाधिक जो माना जाता है ना वो 1901 का ही था। ठीक है, उसके बाद फिर कभी कम हुआ, कभी जो है ज़्यादा हुआ, लेकिन सबसे अगर कम आपसे पूछ लिया जाए तो 1921 में, 1921 का जो था ना वो सबसे कम था। कितना था? 929 था लिंगानुपात, सबसे कम था। ठीक है, 2011 की अगर हम बात करें तो ये कितना था? 940 था, 940 था। 2001 में 933 था, तो कम था। 2011 में जो है थोड़ा सा बढ़ा, और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो 972 जो था इसमें था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, देखिए, नेपाल हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में स्थित है? नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तिस्ता नदियों के बीच में स्थित है, तो सेकंड ऑप्शन जो है सही रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर कॉर्टिलोजीनस फैमिली का उदाहरण नहीं है? कॉर्टिलोजीनस मछली का उदाहरण नहीं है, सॉरी, तो वेल जो है इसमें नहीं आएगा। बाकी रोहू, डॉग फिश और शार्क जो है कॉर्टिलोजीनस मछली के जो है उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। तो ये स्टैटिक जीके का एक टॉपिक, नियुक्ति का एक अलग टॉपिक बनता है, क्योंकि नियुक्ति से पूछा जाता है कि किसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर एव्स के पास सिरिंक्स नामक वॉइस बॉक्स होता है? तो ये होता है पक्षी के पास। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में आधिकारिक भाषाएं भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा हैं? तो 8वीं अनुसूची में हैं। कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। जो लास्ट 4 भाषाएं जोड़ी गई थी वो 2004 के अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? बोडमास को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये जनजातीय भाषाएं हैं जिन्हें जोड़ा गया था, तो ये पूछी जा सकती हैं। वे संसाधन जो मानव उपभोग द्वारा समाप्त नहीं हो सकते अक्षय संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है? ओके, अक्षय संसाधन को ही हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जो समाप्त नहीं हो जाते, यानी कि समाप्त हो जाते हैं तो दोबारा जो है पुनः पूर्ति उनकी हो जाती है। एक होते हैं समाप्य संसाधन, जिन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जो एक बार समाप्त हो गए वो क्या होगा? उन्हें बनने में जो है क्या हो जाएगा? हजारों वर्ष जो है लग जाएंगे। ठीक है, तो वन हो गया, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ये सब जो है किसमें आते हैं? समाप्य में आते हैं। और सूर्य ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा जो है वो इसमें आते हैं नवीकरणीय संसाधन में। वायु हो गया, जल हो गया, सब नवीकरणीय संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, छठ पर्व मुख्य रूप से भी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो छठ पर्व होता है बिहार में। ठीक है, अगला है, 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए मूल संविधानों में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य कितने शामिल थे? तो देखिए, मूल संविधान जब बना था तो मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं थे, तो 0 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें अमेंडमेंट द्वारा। 42 अमेंडमेंट जो हुआ था कब हुआ था? 1974 में हुआ था। इसके द्वारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है जोड़ा गया था भाग 4 में। ठीक है, आर्टिकल 51 कै में जो है इसका वर्णन मिलता है हमें मौलिक कर्तव्य का। और जब 42 अमेंडमेंट में जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या कितनी थी? मौलिक कर्तव्य की थी 10 थी। और अभी प्रेजेंट में बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उस वक्त जो है ये 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें ऐड हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, भारत की संसद के बारे में कौन सा सत्य है? देखिए, संसद शब्द का जो तात्पर्य होता है वो संघ की विधायिका से है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। क्या राज्यसभा को जनता का सदन कहते हैं? नहीं, लोकसभा को जो है जनता का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहा जाता है। ठीक है, संसद शब्द का तात्पर्य राज्य विधायिका से है, ये भी गलत हो जाएगा। तो पॉइंट 1 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय भाषा को वर्ष 2004 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया? अभी मैंने आपको बोर्ड मास करके बताया है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली चारों क्या है, जनजातीय भाषाएं हैं, इनको जोड़ा गया था। ओके, आगे है हाथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव देखिए, स्टैटिक जीके चल रही है, उत्सव मैंने कराई है, उसमें मैंने बताया है राजस्थान में ये सेलिब्रेट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? जैव विविधता हानि, वायु जल प्रदूषण, वनीकरण या अपशिष्ट को प्रबंधन। देखो, जैव विविधता हानि ये मानव स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, वायु और जल प्रदूषण से भी मानव स्वास्थ्य पे असर पड़ता है और अपशिष्ट से भी। क्या वनीकरण से पड़ेगा? वनीकरण का मतलब होता है पेड़ लगाना, वनों को उगाना। पेड़ लगाने से नकारात्मक नहीं सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा मानव स्वास्थ्य से, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगला देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे पालने की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना होगा के रूप में एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो वो था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एविस वर्ग का नहीं है? एविस वर्ग में कौन सा आते हैं जो उड़ सकते हैं? ठीक है, तो मोर, शुतुरमुर्ग ये भी आ जाएगा, सांप नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है? देखिए, सबसे पहले गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है, गुजरात में हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। कार्बेट की अगर हम बात करें तो जिम कार्बेट जो है ये उत्तराखंड में है, इसी को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। पहला राष्ट्रीय उद्यान यही था, हेली राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये एमपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो राइट आंसर दुधवा रहेगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में भारत के पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसेट द्वारा किस अवशेष को कैप्चर किया गया था? तो अभिनव तारा को जो है कैप्चर किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए जाना जाने वाला वन्य जीव अभ्यारण्य बताना, एक सींग वाले गेंडे के लिए, तो वो जाएगा काजीरंगा। जिम कार्बेट अभी मैंने आपको बताया यूके में यानी कि उत्तराखंड में, रणथंबोर राजस्थान में, गिर गुजरात में, और काजीरंगा भी पता होना चाहिए, असम में है। ठीक है, चलिए। पशुपादक में रज्जु की संघ की परिभाषित विशेषता क्या है? तो वो हो जाएगी पृष्ठ रज्जु। कौन सी भाषा जिसे अक्सर शास्त्रीय भाषा माना जाता है? भारतीय भाषा में सबसे पुरानी साहित्यिक भाषा है। देखो, सबसे पहले तो शास्त्रीय भाषा ही कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषा है। इसमें जो सबसे पुरानी मानी जाती है वो संस्कृत भाषा मानी जाती है, लेकिन जो सबसे पहले जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ वो थी तमिल। तमिल को यह दर्जा प्राप्त हो गया था 2004 में। आगे फिर 2005 में जाके संस्कृत को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उसके बाद जो भाषा शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ वो ही मतलब तेलुगु, मतलब जिसको वो प्राप्त है, मलयालम, कन्नड़, और जो सबसे लास्ट में जिसे शास्त्रीय दर्जा मिला था वो थी उड़िया। कब मिला था? 2014 में मिला था उड़िया को। तो ये 4 जो है क्या है, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, पता होनी चाहिए। तो संस्कृत हो जाएगा सबसे पुरानी। आउटपुट की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है सीमांत लागत। हर 2 वर्ष में कम से कम एक बार हरियाणा की पूरी आबादी के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच कराने के लिए किसका उद्घाटन किया जाता है? तो ये एक योजना है, निरोगी हरियाणा योजना। ठीक है, 2 वर्ष में होती है कम से कम एक बार जो है पूरी आबादी के लिए स्वास्थ्य जांच। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो है वो है मध्य प्रदेश में। कौन सी मानी जाती है? भील जनजाति जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी में है। तो लेकिन ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है इनकी आबादी। आगे है, अर्थशास्त्र में हासमान प्रतिफल किस नियम संदर्भित करता है? तो प्रत्येक अतिरिक्त इनपुट के साथ आउटपुट में कमी को। जून 2023 में किस भारतीय संस्थान ने जनरेटिव एआई के संबंध में दिशा निर्देशों का एक सेट जारी किया? तो नेस्कॉम ने किया था। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के नाम से जाना जाने वाला धार्मिक आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये शिव दयाल सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। 1861 में आगरा से बिलोंग करते थे। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति जो है, वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जाए, वित्त आयोग के उपाध्यक्ष पूछा जाए, सबकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। और ये नियुक्ति का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 280 में इसका प्रावधान है। ठीक, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संतुलन सुनिश्चित करती है? तो क्या हो जाएगा? शक्तियों के विभाजन के साथ संघीय संरचना। काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जो कला और संस्कृति के अपने जीवंत प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? तो ये आयोजित होता है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में।
अगला देखिए, दिसंबर 2023 में किस भारतीय राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? तो ये पंजाब ने जीती है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चिटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? तो ये सूर्य सेन को जाना जाता है। और ये जो विद्रोह हुआ था या चिटगांव शस्त्रागार छापा जो था, ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, 1930 में। ठीक है, तो याद रखना है सूर्य सेन। अगला है, किस प्रशंसित कलाकार ने अपनी कलात्मक यात्रा में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए माई लाइफ इन आर्ट नाम की एक आत्मकथा लिखी? तो ये कॉन्स्टेंटिन स्टेनिलवस्की ने लिखी थी। ठीक, कोशिकीय शोषण के माध्यम से एटीपी के उत्पादन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? एटीपी के उत्पादन के लिए वो है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला देखिए, समाज सेवा और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए समर्पित रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? देखो यहां पे पूछा केंद्र शासित प्रदेश का, तो कौन हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन है? मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। भारतीय राज्य असम में मुख्य रूप से अनुभव होता है किस तरीके का? उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु का। ठीक है, असम में कुछ त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे बिहू मनाया जाता है, बागुरुम्बा मनाया जाता है, भोरताल हो गया। ये यहाँ की क्या है, कुछ लोक नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंजॉय ए टर्म ऑफ 6 ईयर एंड हाउ मेनी ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर 2 ईयर्स? 2 साल के बाद कितने जो सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं? तो 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स जो है हो जाएगा। द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड नस्ल वैक्सीन इनकोवैक हैज बीन अप्रूव्ड बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एज ए कोविड बूस्टर डोज। हु इज इट्स प्रोड्यूसर? तो भारत बायोटेक हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइबल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ द 22 लैंग्वेजेस? तो ये हो जाएगा संथाली। ओके, आई थिंक ये हम कर चुके हैं ना, हिंदी में कर चुके हैं हम ये। जैसे स्पार्क को लॉन्च किया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये कैसा था? फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम था ये। हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राव फुले ने की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट द इंडियन मेनलैंड को श्रीलंका से? पाक स्ट्रेट जो है अलग करता है। ओके, ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ये कर चुके हैं, तो इनको छोड़ते हैं अभी। 18, 19 और 20 ये क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पे ये है शायद, आई थिंक ये भी पढ़ चुके हैं हम कि गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म, नेक्ड सीड्स को जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ मनी सप्लाई इंडिया इज रेफर्ड टू एज ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई? तो M3 को जो है ब्रॉडर मेजर मनी सप्लाई जो माना जाता है एज कम्पेयर टू M1, M4, M0। ठीक है, तो M3 रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग वर द लीडर एसोसिएटेड विद द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1919 और 20? खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसमें कौन कौन थे? तो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो बोथ 1 and 2 जो है करेक्ट होगा। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो ये दिल्ली में है, जिसे इल्तुतमिश ने जो है बनवाया था। ठीक है, आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग वर टंका एंड जीतल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुस्लिम रूलर इल्तुतमिश? तो टंका और जीतल जो है ये क्या थी? करेंसी थी। ठीक है, वहाँ की क्या थी? करेंसी थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस हैज implemented a comprehensive rural mental health program in which district of कर्नाटका? तो ये हसन डिस्ट्रिक्ट में, वेल्लूर में है हसन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जो है इसको प्रोग्राम को चलाया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस ए न्यू स्कीम कॉल्ड संसद आदर्श ग्राम योजना? तो ये जो योजना है ये चलाई गई अक्टूबर 2014 में। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon सेट अप इट्स फर्स्ट सोलर फार्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो पहला सोलर फार्म Amazon ने कहाँ पे सेटअप किया? राजस्थान में। उसके बाद अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है, तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है ये अप्रैल में नहीं फरवरी के महीने में लॉन्च हुई थी, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सारे सही हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ लेजीज एंड सिटी सेंटर एट द स्टेशन। द अमृत भारत स्टेशन स्कीम एम एट एनहेंसिंग द फैसिलिटीज बियॉन्ड द मिनिमम एसेंशियल अमेनिटीज। दिस इज लाइन विद द गवर्नमेंट विजन ऑफ नया भारत। नया भारत की जो है ये एक लाइन कह सकते हैं, अमृत भारत स्टेशन स्कीम इसमें के अंडर आती है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन जॉइंटली चूजन एज द बेस्ट फीमेल एथलीट इन द 37th नेशनल गेम्स 2023 अलोंग विद प्रणति नायक? प्रणति नायक के साथ बेस्ट फीमेल एथलीट कौन रही? संयुक्ता प्रसेन काले। ठीक है, याद रखना है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर सेटअप ए मठ इन बेल्लूर? मठ जो है बेल्लूर में स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई? मनी सप्लाई का जो मेन कॉम्पोनेंट है वो है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक।
ठीक। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये राजगिरा में हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी? अजात शत्रु। दूसरी अगर हम बात करें तो वैशाली में हुई थी बौद्ध परिषदी सभा। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, तो चारों याद रखनी है आपको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सिक्योर्ड थर्ड प्लेस इन द 37th नेशनल गेम्स हेल्ड इन गोवा इन 2023? पहली जो स्थान मिला है वो महाराष्ट्र को मिला है, जो हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। दूसरा स्थान जो है सर्विसेज को मिला है और तीसरा स्थान हमारे हरियाणा को मिला है। ठीक है, तो हरियाणा को मिला है। सम ऑफ द एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज आर नेचुरली जनरेटेड आफ्टर कंजप्शन एंड आर नोन एज ओके, मतलब जनरेट हो जाते हैं खत्म होने के बाद, तो वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाएंगे। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज प्रोड्यूस टू बायोडीजल? बायोडीजल को प्रोड्यूस करने के लिए तीनों ही है, जेट्रोपा, मेज और ऑयल सीड केक, तो तीनों जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट एडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडिया? मतलब जो 8वीं शेड्यूल में नहीं है, जो 2004, देखिए 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो नेपाली तो नहीं थी। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कुटुम्बश्री ए वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी? कुटुम्बश्री एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी है जिसमें 43 लाख महिलाएं जो है शामिल है। ठीक है, ये किस उसमें है? तो ये केरला में है, इंप्लीमेंट हुई थी 1995 में। ठीक है, चलिए, द कस्टम ऑफ सती वॉज फाइनली एबोलिश्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग? 1829 में सती को खत्म किया था किसने? सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक, लॉर्ड भी नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, विलियम बेंटिक। ओके, चलिए अगला देखिए, व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ओपन मार्केट होता है जहां पे हम जो है जो भी सिक्योरिटीज हैं वो आरबीआई के द्वारा बेची या खरीदी जाती है। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज इंप्लीमेंटिंग गोवर्धन स्कीम? गोवर्धन स्कीम जो है ये जो गोबर है उससे खाद बनाने से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में जो है आती है। किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। Okay, based on the information available till 31st March 2023, which of the following state is not included under PM Mitra scheme? PM Mitra scheme की अगर हम बात करें तो इसमें जो है टोटल 7 जो है राज्य हैं जहाँ पे पार्क बनाने से रिलेटेड ये स्कीम है। इसमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, 3 तो ये हो गया। फिर तमिलनाडु है, ठीक है, तेलंगाना है, गुजरात है, कितना हो गया? 6 हो गए, और एक और है, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक भी है, राजस्थान नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत धरोहर स्कीम? जो अमृत धरोहर स्कीम, ये वेटलैंड को रिवाइव करने से रिलेटेड, रिवाइविंग द कंट्रीज वेटलैंड, आर्द्र भूमि जो होती है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द वैदिक पीरियड आर द 4 वेदास? 4 वेद कौन कौन से थे? ऋग, साम, यजुर एंड अथर्ववेदा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स वर इंक्लूड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, कर चुके हम, 0 थी। ओके, ये क्वेश्चन रिपीट है, वही नहीं है, क्वेश्चन रिपीट है ये नेक्स्ट शिफ्ट में। आगे बाली यात्रा है, बाली यात्रा फेस्टिवल पूछा गया है, तो ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। धनु यात्रा पूछा जाए, ये भी ओडिशा हो जाएगा। धनु यात्रा किससे संबंधित है? तो कृष्ण जी से संबंधित है। विच हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन? यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, इन्हें अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, बाद के राष्ट्रपति का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम हैव बीन डिस्कस्ड इन द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो यहाँ पे पूछा प्रस्तावना में कितनी तरीके की जो है फ्रीडम्स हैं, तो 5 तरीके की हैं। ठीक है, अगर हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच में देखेंगे आर्टिकल 19 में, तो वहाँ पे 6 तरीके की फ्रीडम है, यहाँ पे 5 है। और न्याय अगर पूछा जाता है तो 3 तरीके के न्याय जो है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, छठ फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड एज ए महापर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो बिहार में जो है सेलिब्रेट किया जाता है छठ फेस्टिवल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर? 6 साल से कम बच्चे किस में है? 2011 की जनगणना के अनुसार तो मध्य प्रदेश में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव मार्सुपियम? मार्सुपियम क्या होता है? मतलब जिन एनिमल्स के पास अपने छोटे बच्चे को यानी कि शिशु को जो है सेव करने की एक थैली होती है, उसको बोला जाता है। तो ये सिर्फ कंगारू के पास होती है, ना बफेलो के पास, ना डकबिल के पास, ना ही स्क्विरल के पास होती है। कंगारू जो है अपने बच्चे को, आपने देखा भी होगा, कंगारू के पेट पे जो है एक थैली होती है जिसमें उसका बेबी होता है। ठीक है, तो कंगारू करेक्ट आंसर होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायलेक्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज की डायलेक्ट जो है वो है अवधी। डोगरी नहीं, ओडिया नहीं, बोडी नहीं, बोडो नहीं, अवधी जो है इसकी डायलेक्ट है हिंदी लैंग्वेज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? जो भारत की संसद के बारे में सही है वो बताना है। लोकसभा जो है काउंसिल नहीं होता है, हाउस ऑफ द स्टेट होता है, राज्यसभा होता है काउंसिल एज पर द वर्ड। देखिए यही क्वेश्चन हम हिंदी में हमने पढ़ा था, वही क्वेश्चन है, ये रिपीट है। मतलब देखो आप फरवरी में जो एग्जाम हुए हैं वही, उन्हीं में जो है 2 से 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं रिपीट आ रहे हैं।
ठीक है। फिर देखिए प्रपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन पूछा इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर टू टोटल पॉपुलेशन एज पर फाइनल डेट ऑफ 2011 सेशन, तो ये था 13.1%। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टिल मई 32,003 व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लोकसभा, तो कितनी है 543 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटू रीजन इज द ओल्डेस्ट लैंडमास इन इंडिया, तो पेनिसुलर प्लेटू किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, पेनिसुलर प्लेटू था, वहां से फिर अलग होकर बना था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव्स न्यूमेटिक बोन्स, किसमें होते हैं न्यूमेटिक बोन्स, बर्ड्स में होते हैं। ठीक है। ओके, ईस्टवार्ड एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज कॉल्ड एज बुंदेलखंड और क्या था बाघेलखंड, बुंदेलखंड और बाघेलखंड जो है ये ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड के। द मेंबर ऑफ क्रोयोफाइस आर कॉमनली कॉल्ड एज ग्रीन एल्गाई, हरे शैवाल मेंबर होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये उपसभापति होता है राज्यसभा का। ठीक है। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्कानो फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बैरन आइलैंड है जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है। बैरन आइलैंड एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है भारत का माना जाता है। ठीक, चले आगे क्वेश्चन देखिए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आवृत्त बीजी का उदाहरण नहीं है। आवृत्त बीजी क्या होता है, जो दो हमने ऊपर पढ़े ना, आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी। अनावृत्त बीजी क्या होता है, जो कि नेक्ड सीड्स होते हैं, नेक्ड सीड्स, साइक्स, पाइन्स, ये सब नेक्ड सीड्स में आते हैं। आवृत्त बीजी होती है जो अंडाशय के अंदर ही जो है बीज को पैदा करता है, तो गेहूं, आम, नारियल जो है ये उसके उदाहरण हो जाएंगे। तो साइकस यहाँ पे आवृत्त बीजी का नहीं, अनावृत्त बीजी का उदाहरण है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है ये। ठीक, चलिए जी। द्वीपों समूह सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई, देखो द्वीपों समूह सहित सिर्फ भारत के समुद्री तट की पूछी है तो 7516। अगर भारत के पूरे उसकी पूछी जाए जो मुख्य भूमि है उसके साथ पूछी जाए तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है। दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में अगर हम देखिए ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये किस अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची में अगर हम बात करें तो 97 विषय है, सॉरी संघ में नहीं, संघ सूची में है 97, लेकिन अभी इनकी संख्या 100 हो चुकी है तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकते हैं। राज्यसभा में राज्य सूची में 61 विषय हैं और हमारी जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय है, याद रखना है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। ठीक है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में से मान्यता प्राप्त भाषा है, तो वो हो जाएगी तमिल। अप्रैल 2023 में किस अनुसंधान संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो ये DRDO ने किया। उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला हिंदी भाषा का पहला भारतीय उपन्यास बन गया। इसकी पुस्तक के लेखक कौन रही, गीतांजलि श्री, जिन्होंने 2022 का बुकर पुरस्कार जो है जीता है। निम्नलिखित में से किसे इनके वास्तविक नाम के रूप में ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है, तो ग्लाइसिन मैक्स कहा जाता है सोयाबीन को। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक किस आर्टिकल में है, मनी बिल 110 में। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के साथ मंगल रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। हाई पावर्ड मनी के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, देखिए हाई पावर्ड मनी जनता और बैंकों द्वारा रखी गई मुद्रा है। हाई पावर्ड मनी का उत्पादन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। हाई पावर्ड मनी का उत्पादन RBI द्वारा किया जाता है और हाई पावर्ड मनी को क्रिप्टो करेंसी नहीं कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में दोहा में आयोजित बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो पंकज आडवाणी ने जीता है। दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर कौन सा निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक नहीं है पूछा है, तो SBI तो देखो यार क्या है, पब्लिक है ये, प्राइवेट में नहीं आता है, पब्लिक में आता है SBI बैंक। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो ये जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो बिल्कुल पॉइंट सही है। करक रेखा किस भारतीय राज्य, करक रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र परगमछा जार जो है मैं इसकी ट्रिक आपको दे चुकी हूँ, तो ये गुजरात में भी आती है, राजस्थान में भी आती है, फिर मध्य प्रदेश में भी आती है, तो मध्य प्रदेश ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल। ठीक है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी, लेकिन उसमें से फिर अलग होके आदि ब्रह्म समाज बना था जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी।
ठीक है। पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल को तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ज्योतिबा राव गोविंद राय फुले को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो ज्योतिबा के नाम से जाना जाता है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की महिला साक्षरता देखिए 64.6, पुरुषों की थी 80 पॉइंट समथिंग, इनका डिफरेंस पूछा गया था तो 16 पॉइंट समथिंग था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया? तो चंद्रशेखर आजाद ने किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग भेद विरोधी क्रांतिकारी और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति के जीवन का विवरण देने वाली आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वो है नेल्सन मंडेला। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस भारतीय शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये गोवा पणजी में होता है। भारत की किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2023 में 1932 के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर स्थानीय निवासी विधेयक पारित किया है? तो ये झारखंड सरकार ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1983 में नियुक्त सरकारी आयोग ने किन संस्थाओं के बीच संबंधों की स्थापना की थी? तो केंद्र और राज्य संबंधों के बीच। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछा जाए तो वो है 35 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए। पश्चिमी घाट द्वारा मानसूनी हवाओं को अवरुद्ध करने के कारण भारत के किस क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव प्रमुख है? तो दक्कन के पठार में। ओके, एक मिनट देखिए, क्वेश्चन है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार ने ब्रिटिश भारत में किस धार्मिक समुदाय के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा मुसलमानों के लिए। किसी विशिष्ट अवधि में मुद्रा की एक इकाई को खर्च की जाने वाली औसत संख्या को मापने के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? मुद्रा का वेग। 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन का कोई भी भारतीय सदस्य न होने के कारण भारत में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लाहौर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध विरोध प्रदर्शन का नेता कौन था? तो वो थे भगत सिंह जी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका वृद्धि और पररोह शीर्षों में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है ऑक्सिन। भारत की केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में स्कूली छात्रों को भारतीय भाषाओं से परिचित कराने के लिए भाषा संगम नाम की एक अनूठी पहल की शुरू की। इस पहल के तहत छात्रों को कितनी भाषाओं से परिचित कराया गया? तो 22 भाषाओं से। निम्नलिखित में से किसे भारत में M1 मुद्रापूर्ति का एक घटक माना जाता है? तो डिमांड डिपॉजिट्स को माना जाता है। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक गुरु कौन है और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में अहिंसक सविनय आंदोलन की जो इन्होंने वकालत की थी, सविनय की वकालत की थी, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी के। दिसंबर 2023 में WHO ने किस बीमारी के खिलाफ जैव प्रौद्योगिकी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित R21 मैट्रिक्स M टीके को पूर्व अर्हता प्रदान की है? तो वो है मलेरिया का टीका। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश लुप्त प्राय हंगुल हिरण के निवास स्थान दच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। भारत सरकार द्वारा किस भाषा को उसकी समृद्ध साहित्यिक परंपरा और विरासत के आधार पर शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो दी गई है उड़िया को। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित विदेशी बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी प्रकार के माध्यम से भारत से बैंकिंग व्यवसाय चलाने के लिए RBI द्वारा लाइसेंस जारी करती है? तो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड। सरहुल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला स्थानीय त्योहार है? तो ये झारखंड में सेलिब्रेट होता है। भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संस्थान को कौन नियंत्रित करता है? तो RBI करती है। दक्षिण गंगा के नाम से जाने वाली कौन सी नदी प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी? देखिए, प्रायद्वीप में भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए, दक्षिण गंगा के नाम से पूछा जाए, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। RB रमेश जिन्हें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया, किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से रिलेटेड हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइबोसोम इज नॉट करेक्ट? जो राइबोसोम से रिलेटेड सही नहीं है। ठीक है। देखिए, राइबोसोम को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाता है। दे आर अबाउट 15 nm by 20 nm इन साइज। Several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome and polysome। लेकिन जो सही नहीं है वो है कि इन prokaryotes ribosome are not associated with the plasma membrane of the cell। और नोट नहीं आएगा, एसोसिएटेड विद आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला नोट करेक्ट है। ओके, भारत की नागरिकता से संबंध पूछा है इसने। तो देखिए, जो सामान्यतः कम से कम 3 वर्ष की जो है ये अवधि नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। बाकी तीनों सही हैं कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद के क्षेत्र में रहता है वह भारत का नागरिक होगा। अगर माता पिता किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ है तो भी वो भारत का नागरिक होगा, और जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक होगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं जो हैं सम्मिलित हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, जो मनरेगा है, ये कितने दिनों की गारंटी देता है काम करने की? तो 100 दिन की देता है। गति शक्ति संचार पोर्टल ये एकल अंतरपृष्ठ के माध्यम से राइट ऑफ वे आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, स्थानीय निकायों, सेवा प्रदाताओं, सभी हितधारकों के बीच में क्या है? एक सहयोगी संस्थागत तंत्र है।
वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक निधियों की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, इसको रेपो रेट बोला जाता है, रेपो दर कहते हैं। 15 दिसंबर 2023 तक के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का नेतृत्व कैबिनेट मंत्री अश्वनी वैष्णव के पास है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। हैदराबाद का भारतीय संघ में मिला, हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया था 1948 में। ओके, व्हाट डू वी कॉल द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ दैट विद वीन्स एंड विंटलेस? तो इसको बोलते हैं लैमिना। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। रामचरितमानस ग्रंथ की रचना कितने अध्यायों या कांडों में की गई? तो 7 कांड है इसमें। जैसे वो आता है ना, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, इस तरीके के जो कांड होते हैं वो 7 कांड जो रामचरितमानस में है। ठीक है। ज्वार भाटा से प्रभावित तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के प्रायोजन के लिए किस वर्ष की आयु का व्यक्ति जो कभी किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना गया? तो 7 और उससे अधिक वर्ष की आयु का व्यक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोविजन दैट ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव? जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के पास में नहीं होता। देखिए, पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट होती है, नेम ऑफ द कंट्री, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, इनकी सब की पावर होती है। नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट की पावर जो है ये नहीं होती डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम पूछा है? तो बिहार। सबसे ज्यादा पूछी जाए तो केरला। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस और एक्सपो अक्टूबर 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो कोच्चि में आयोजित किया गया था। भारतीय संदर्भ में दोहरी नागरिकता क्या था? देखिए, भारतीय उसमें जो है दोहरी नागरिकता है ही नहीं, एकल नागरिकता है, तो यह भारतीय संविधान में लागू नहीं है, करेक्ट होगा। विषम का चयन करना है कि 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के प्रतिभागी 3 थे। स्टैफर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस था और एवी सिकंदर थे। सुभाष चंद्र बोस इसके सदस्य नहीं थे, तो 2 जो है इसका राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन सा संगठन भारत में वाणिज्यिक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने के लिए भारत अंतरिक्ष नियामक इन स्पेस से अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला संगठन बन गया है? तो वो है वन वेब इंडिया। लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत के साथ मनाया जाने वाला बिहू त्योहार भारत की किस राज्य से संबंधित है? तो असम। बिहू कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। ठीक है। क्रांतिकारी नेता और भगत सिंह के करीबी सहयोगी कौन थे जिन्हें लाहौर षड्यंत्र केस और दिल्ली केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? तो वो है बटुकेश्वर दत्त जी। आर्य समाज की स्थापना से जुड़े प्रसिद्ध सामाजिक धार्मिक सुधारक दयानंद सरस्वती। कौन सी शास्त्रीय भाषा जो संस्कृत साहित्य और प्राचीन ग्रंथों में अपने योगदान के लिए जानी जाती है और मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल में बोली जाती है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। किस सांस्कृतिक आलोचक और निबंधकार ने मानव विज्ञान के क्षेत्र में एक मौलिक कार्य द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स लिखा? तो क्लिफोर्ड गिट्ज ने लिखा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य के घास के मैदानों में पाई जाने वाले एक गंभीर रूप से लोकप्राय पक्षी प्रजाति? तो ये राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। किस प्रकार का फैटी एसिड हृदय के लिए स्वस्थ माना जाता है और आमतौर पर जैतून के तेल और एवोकाडो में पाया जाता है? तो वो है एकल असंतृप्त फैटी एसिड। एक फूल में पंखुड़ियों का प्राथमिक कार्य है परागणकों को आकर्षित करना। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में मौद्रिक नीति संसाधन के रूप में मात्रात्मक सहजता का उपयोग करने की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इसके कार्यान्वयन से जुड़े संभावित लाभों और जोखिमों पर चर्चा करें। तो मात्रात्मक सहजता अर्थव्यवस्था को स्थिर कर सकती है, लेकिन परिसंपत्ति बबल का जोखिम पैदा करती है। ओके, जनवरी 2023 में किस भारतीय राज्य ने साझा विद्यालय बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की? तो ये मेघालय ने शुरू की। किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्न के द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के पास बहुत कम या बिल्कुल न के बराबर हवा वाले क्षेत्र किस नाम से जानते हैं? इसको अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस खेल ने अपनी शुरुआत की जिससे देश भर से युवा प्रतिभाओं को आकर्षित किया? तो इस बार नया खेल जो जोड़ा गया वो था स्क्वॉश। ठीक है। किसी देश के निर्यात के मूल्य को घटाकर उसके आयात के मूल्य के लिए कौन सा शब्द है? तो वो है शुद्ध निर्यात। ओके, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। तो जितने पेपर हुए थे वो सब हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। 1 बाय 1 जो है हम सब्जेक्ट वाइज चलते जाएंगे। जैसे रीजनिंग करेंगे, हिंदी करेंगे कि किस तरीके की हिंदी पूछेगी, कैसा रीजनिंग आया, कैसा मैथ आया, कैसी इंग्लिश आई, वो भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएंगी। बाकी अदर जो टॉपिक्स हैं वो भी जो है साथ साथ चलते रहेंगे, चाहे स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं हम, चाहे हिंदी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग मैथ सब साथ साथ चलता रहेगा, तो वो भी देखना आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।